इस हफ्ते के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। तो 8 अगस्त को आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी मीट थी, जिसमें उन्होंने रेपो रेट, जो कि इकोनॉमी वाइड इंटरेस्ट रेट का एक मापक है, वो सेम स्तर पर यानी कि 6.5% रखा। इनफैक्ट रेपो रेट फरवरी से लेके अभी तक 6.5% ही है, ना तो वो कम हुआ है ना बढ़ा है। अब जब हम आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें जाननी जरूरी है। एक तो हो गया इंटरेस्ट रेट का डायरेक्शन, जो कि हमने देखा कि इस बार आरबीआई ने स्टेबल रखा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आरबीआई के पॉलिसी का रुख यानी कि स्टांस। जब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कम करना होता है तो आरबीआई अकोमोडेटिव या लूज स्टांस लेती है, और जब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होता है तो वो टाइट यानी कि सख्ती का स्टांस लेती है। अभी इंडिया के इकोनॉमी की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि फूड इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ही है। इनफैक्ट जून में फूड इन्फ्लेशन 9.36% हिट किया था, जो कि दिसंबर 2023 के बाद हाईएस्ट फिगर था। और जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो आरबीआई ने इस पूरे साल का ग्रोथ एस्टिमेट 7.2% रखा है। फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून महीनों का एस्टिमेट थोड़ा कम करके 7.1% कर दिया है, जो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वो इलेक्शन का पीरियड था और स्वाभाविक तौर से इलेक्शन के टाइम प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। बिकॉज फूड इन्फ्लेशन हाई है, आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टांस विथड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन यानी कि थोड़ा टाइट ही रखा है। कुल मिला के आरबीआई की पॉलिसी मीट से बिग टेक अवे की बात करें तो वो ये है कि आरबीआई को वेट एंड वॉच करना है। इवन दो यूएस फेड की ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है कि मिड सितंबर में वो अपना फेड रेट कम करेगी, लेकिन आरबीआई को इंडिया में फूड इन्फ्लेशन की चिंता है। अगर इन्फ्लेशन मीनिंगफुली कम हुआ तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई अपना रेपो रेट का स्टांस लूज करे और रेपो रेट घटाए। अब आपको याद हो तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई का मुख्य काम है मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेबिलिटी रखना। मॉनेटरी स्टेबिलिटी का अर्थ क्या है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी का अर्थ है कि देश की करेंसी और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना, ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो उसको एंश्योर करना, और लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन मेंटेन करना। तो इस पॉलिसी मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने मॉनेटरी स्टेबिलिटी को ध्यान रखते हुए कुछ रिस्क को फ्लैग किया है। ये रिस्क क्या है? पहला रिस्क तो यह है कि बैंक्स का फंडिंग सिचुएशन जो अभी काफी टाइट है। आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले हमने डिस्कस किया था कि बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन ग्रोथ स्ट्रांग रह रहा है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ वीक है। तो अगर डिपॉजिट्स ही कम है बैंक्स के पास तो वो आगे लेंडिंग कैसे करेगी, राइट? अब डिपॉजिट्स कम होने का एक कारण तो ये है कि कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्टिव एसेट्स यानी कि गोल्ड या इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बैंक्स को फंडिंग नहीं मिल पा रही, और इसके चलते बैंक्स को आगे जाके लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा रिस्क ये है कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड लोन बहुत शार्पली बढ़ रहे हैं। अब ये नया तो नहीं और आरबीआई ने पहले भी इस रिस्क को फ्लैग किया था, लेकिन ये रिस्क को ध्यान में रखना और कॉशन रखना जरूरी है। तीसरा रिस्क ये है कि जब बैंक्स कोलेटरलाइज लैंडिंग जैसे कि होम इक्विटी लोन्स या गोल्ड लोन्स दे रही है तो कुछ केसेस में वो आरबीआई के जो एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस के रूल्स है उनको मॉनिटर नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? मानो गोल्ड लोन्स के ऊपर कोई बैंक ने एक टॉपअप लोन दिया। अब आरबीआई के रूल्स के हिसाब से इस टॉपअप लोन का इस्तेमाल कस्टमर्स सिर्फ सिलेक्ट स्पेंडिंग में ही कर सकते हैं, जैसे कि मान लो होम इंप्रूवमेंट में। लेकिन अगर ये टॉपअप लोन कोई कस्टमर अपनी पिछली एग्जिस्टिंग लोन को रीपे करने के लिए इस्तेमाल करे तो फिर क्या होगा? कस्टमर्स अपनी हर पिछली लोन को रीपे करने के लिए एक नई टॉपअप लोन लेंगे और बैंक्स लोन्स पे लोन्स बढ़ाते जाएंगे। इससे कोई रियल स्पेंडिंग नहीं होगी और बैंक्स भी उन कस्टमर्स को लोन्स देगी जिनकी पेमेंट करने की स्थिति नहीं है। तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए रिस्की हो जाएगा। तो तीसरा रिस्क ये है जो आरबीआई गवर्नर ने डिस्कस किया। अब ऐसे रिस्क के होते हुए अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया तो इकोनॉमी में लोन ग्रोथ तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेल्स की। आपको याद होगा कि हमने पिछले महीने डिस्कस किया था कि ऑटो सेल्स कंटिन्यूसली गिर रही है। जुलाई में सिचुएशन कुछ चेंज हुई है। जुलाई में कार सेल्स 10% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर और टू व्हीलर सेल्स 17% से बढ़ी है। लेकिन ट्रैक्टर सेल्स की बात करें तो वो 13% से डिक्लाइन हुई है और कमर्शियल सेल्स सिर्फ 3% से बढ़ी है। तो ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेल्स में थोड़ी सी रुकावट है। पावर जनरेशन की बात करें तो वो 7.5% से बढ़ा है, जो कि एक 5 मंथ लो है। लेकिन इसमें
रिन्यूएबल पावर जनरेशन 14% से बढ़ा है, जो कि 5 मंथ्स में एक हाईएस्ट फिगर है। तो रिन्यूएबल पावर जनरेशन बढ़ने से अब टोटल पावर जनरेशन में रिन्यूएबल पावर का शेयर 16% हो गया है, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। अब बात करते हैं इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अब $675 बिलियन का हो गया है। इनफैक्ट इस साल के स्टार्ट से फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट $30 बिलियन से बढ़ा है। तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने से एक सीधा असर यह हुआ है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ गई है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो रुपए का सर्कुलेशन है वो बढ़ गया है। वो कैसे? आप ये जानो कि जब आरबीआई को अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना हो तब वो मार्केट में से फॉरेन करेंसीज, फॉर एग्जांपल डॉलर्स, खरीदेगी, राइट? अब डॉलर्स खरीदने के लिए आरबीआई को रुपीज सेल करने पड़ेंगे, तो मार्केट में रुपी का सप्लाई बढ़ेगा और डायरेक्टली लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ में मनी मार्केट यानी कि शॉर्ट टर्म फंडिंग का जो मार्केट है उसमें लिक्विडिटी ऑन एवरेज ऑलमोस्ट नेगेटिव 1.4 लाख करोड़ रहा है। रिमेंबर कि मनी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी सरप्लस हमेशा नेगेटिव में दिखाया जाता है, क्योंकि ये सरप्लस बैंक्स जो है वो आरबीआई में जमा करती है। तो सिंपली पुट, कैश गोज आउट एंड हेंस नेगेटिव। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, पर्टिकुलरली चाइना। अब जुलाई मंथ में चाइना का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 0.3% से बढ़ा, यानी कि 0.2% से बढ़कर अब इन्फ्लेशन 0.5% हो गया है। चाइना में भी फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली लाइव स्टॉक, मीट एंड पोर्क के। पोर्क के प्राइसेस तो चाइना में ऑलमोस्ट 20% से बढ़े। चाइना के ट्रेड की बात करें तो जुलाई में एक्सपोर्ट्स सिर्फ 7% से बढ़े, जो कि लास्ट 3 मंथ्स में सबसे लो फिगर है। और चाइना में इंपोर्ट्स भी करीब 7% से बढ़े। नेट चाइना का ट्रेड डेफिसिट $14 बिलियन से कम होकर अब $85 बिलियन है। वहीं टर्की में इन्फ्लेशन फाइनली गिर रहा है। जुलाई में उनका कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 10% से कम हुआ, लेकिन अभी भी 62% पे है। हालांकि अक्टूबर 2023 से सबसे कम है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। हैव अ गुड वीकेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा।